आप सभी का स्वागत है लॉ पॉइंट चैनल पे। आज हम लोग AU LLB का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये पूरा आज GS का पूरा सेक्शन डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत डरे हुए हैं सर कि मेरा क्या होगा, मेरी तैयारी कैसी है। तो मैं आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए पेपर करा रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको कौन बुकें फॉलो करनी है या किस टाइप के सवाल फॉलो करनी, ये बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा मैं, है ना। और साथ ही साथ इस PYQ तो हम लोग करेंगे, लेकिन साथ में हम लोग स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे कि आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है 2 तारीख को, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से सवाल हम लोग पढ़ के जाएँ, किस बुक से पढ़ के जाएँ। ये सब बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। पहले सवाल को देखते हैं, सवाल एक एक करके देखते चलते हैं। आपको क्या करना है, जब सवाल मैं पढ़ूँ तो आप भी सवाल पढ़ें और अपना एक आंसर लगा लें। जब मैं उसका सही आंसर बताऊँ तो आप ये देखें कि जो आपने लगाया क्या सही है, क्या गलत है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे GS वाले सेक्शंस में कितने सवाल बन रहे हैं। और मुझे उम्मीद होगी आपको सिलेबस पता होगा, और सिलेबस नहीं एक बार पता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सिलेबस ले लेंगे। बाकी वहाँ स्ट्रैटेजी भी शेयर की गई है। आज हम लोग यहाँ भी शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है कि द एंट्री ऑफ पोर्ट फॉर ट्रेड बिटवीन द इंडस ट्रेडिंग सेंटर्स एंड मेसोपोटामिया वाज। कह रहा सिंधु सभ्यता के वाणिज्यिक केंद्र और साथ ही साथ मेसोपोटामिया के व्यापार के बीच जो बंदरगाह है, कौन था भाई। तो हमसे मुख्य बंदरगाह पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, इस्लाम है, ओमान है, बहराइन है, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर है बहराइन, या फिर इसको बहरीन कहें, इसका ये सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द वेदा विच इज़ पार्टली अप्रोच वर्क इज़। आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया वेद कौन सा है। तो हमारे पास 4 वेद हैं, आप सबको पता है बालक। तो हमारे यहाँ जो गद्य और पद्य में आपने पढ़ा होगा, गद्य में भी जो लिखा गया वेद है वो कौन सा है। तो उसका आंसर आप सभी लोग एक बार अपना लिख लेंगे। तो उसका सही आंसर है यजुर्वेद, जो दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है। द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन। कह रहे हैं समाज के जो चारों भागों में वर्गीकरण का मुख्य जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो जो हमारे यहाँ 4 वर्ड थे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये जो वर्ण थे ये किस जगह हमको मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, या फिर हिरण्यगर्भ सूक्त। तो इसका सही जो जवाब है बालक, उसमें हमारा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये मिलता है। किसके? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमाउंट द तीर्थन्स आर जेम्स ऑफ जैनिज्म। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के तीर्थन या श्रेष्ठ अंशों में से सम्मिलित नहीं है, जिसमें पूर्ण ज्ञान है, कर्म है, मोक्ष है और ईश्वर में विश्वास है। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे भाई, जैनिज्म में 3 रत्नों में से क्या नहीं है हमारे पास ऑप्शन चौथा का तीसरा सही, मोक्ष नहीं। ठीक, क्या नहीं सवाल ये मोक्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देख पा रहे हैं कितने बड़े सवाल आए हैं ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सवाल कहाँ मिलेंगे आपको, किस बुक से आप इसको पढ़ेंगे। 5वां करें, इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू द हिंदू जनरल हु लेड द अफगान फोर्सेस अगेंस्ट द मुगल्स वाज द जनरल ऑफ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों के साथ जो अफगान सेनाओं का नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष कौन था। उसमें ऑप्शन है शेरशाह, मोहम्मद आदिल शाह, इस्लाम शाह, या फिर सिकंदर शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह। क्या सही जवाब है? मोहम्मद आदिल शाह। अगला है व्हाट वाज द ओरिजिन नेम ऑफ द तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या था। मरकन पांडे, बाज बहादुर पांडे, या फिर लालवंत पांडे, या फिर रामतनु पांडे। तो इसका सही जवाब है 6वें का आपका रामतनु पांडे से हम लोग इनको कहते थे। 7वें नंबर का सवाल है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ड्रेन थ्योरी विच अमंग द अदर्स एक्सपोज द कांस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। उनका नाम बताना है जिन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित की थी। उसमें से ऑप्शंस हैं SN बनर्जी,
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और M.K. गांधी। इसको बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमेटीज ऑन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। शिक्षा की निम्नलिखित आयोग समितियों में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा, इसका भारत में अंग्रेजी शिक्षा के राजकीय आज्ञा पत्र के रूप में हम लोग किसको मानते हैं? ऑप्शन वुड डिस्पैच को, रेले आयोग को, सैंडलर आयोग को या फिर हंटर आयोग को। तो इसका सही जवाब है हम लोग वुड्स डिस्पैच को क्या मानते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का राजकीय पत्र। ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन सवालों को हम लोग ये देख रहे हैं आप कितने बड़े सवाल है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं। अभी हम लोग लास्ट में एक रिव्यू कर लेंगे, एक स्ट्रेटजी बना लेंगे कि हम लोग कैसे इसको कवर कर लेंगे। रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो कह रहे हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें लॉर्ड डलहौजी सही ऑप्शन है। ठीक, अगले सवाल की तरफ देखो। 10वां सवाल क्या पूछा है? द आर्य समाज स्टक डीप रूट्स एमंग द, यानी कि जो आर्य समाज था उसमें निम्नलिखित में किसमें उसने अपनी जड़ें जमा ली थी? तो भूमिहीन कृषक, हरिजन, नौकरशाह या व्यवसाय, जो व्यावसायिक लोग थे वो लोग। तो कौन सा सही जवाब है? इसमें जो व्यावसायिक लोग थे उनकी बात करें, व्यावसायिक समुदाय की। 11वें नंबर का बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है, कह रहा है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एन इट्स मेंबर। अब संविधान की जो प्रारूप समिति थी निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो अब आप पढ़ लें, K.M. मुंशी नहीं थे, N. गोपालास्वामी अय्यर नहीं थे, या फिर कृष्णा अल्लादी कृष्णा स्वामी नहीं थे, या फिर सरदार भाई पटेल नहीं थे। ये कौन नहीं था भाई? इसमें हमारे सरदार भाई पटेल साहब नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको पता है अम्बेडकर जी के विषय में, हमने पढ़ा भी है खूब अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया, रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी में से इट इज़। भारत के संविधान के विषय में हम इसे क्या कह सकते हैं? फीचर्स में हमने पढ़ रखा है। तो भारत का संविधान कैसा है बालक, सभी लोग मुझे बताएं। तो ये कह रहे हैं कि नमनीय की अपेक्षा कठोर अधिक है, अत्यधिक कठोर है, कठोर की अपेक्षा नमनीय है, या फिर चौथा अत्यधिक नमनीय है। हमने क्या पढ़ा है भाई? इसका ऑप्शन सही जवाब है कि कठोर की अपेक्षा हमारा क्या है? नमनीय है। ठीक, तो ये हमारे 12वां में क्या हो गया? तीसरा सवाल सही है, मतलब तीसरा आंसर सही है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैंने आपको पढ़ाते समय भी कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड। तो ये बात हमने पढ़ी थी भाई, ये हमारा प्रस्तावना है। ऐसे लिखा है कि हम भारत के नागरिक भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने उन सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प किया है। तो पूछ रहा है कि ये जो ये कथन लिखा गया है, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि जो सॉवरेंटी है किस में लाई करती है? सॉवरेंटी जो संप्रभुता है वो देश की कार्यकारिता पर लाई करती है, या संप्रभुता राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, या संप्रभुता भारत की जनता में निर्भर करती है? सॉवरेंटी जो है पीपुल पर होती है, या फिर लास्ट वाला कह रहे हैं संप्रभुता जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर होती है। तो उसका सही जवाब क्या है? पीपुल्स, है ना। ऑप्शन 3 सही जवाब है। संप्रभुता किस पर निर्भर करती है? पीपुल ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़ा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, शुरू में लिखा था हम भारत के नागरिक, ये वाला पोर्शन। तो किस पर होता है? ये भारत के नागरिक पर। अगला सवाल जो है आपसे पूछा हुआ है कि द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर प्रिस्क्राइब इन द। कह रहा है कि 14वां पूछ रहा है कि आपसे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में है? तो वही हमने पढ़ रखा है, वो हमारा पहली अनुसूची में दिया गया है। अगले सवाल में क्या पूछा हुआ है कि हु इज़ द एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मूलभूत अधिकारों के स्थगन कौन कर सकता है भाई? स्थगन कौन कर सकता है मुझे बताओ भाई सभी लोग। तो संसद कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो स्थगन कौन कर सकता है? ऑपरेशन सस्पेंड ये कौन कर सकता है? ये हमारे
राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये हमने आपके प्रोविजंस पढ़ रखे हैं। ठीक, अगला सवाल बहुत अच्छा पूछा हुआ कि विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर 352। तो 352 में कौन सी इमरजेंसी लगती है भाई? राष्ट्रीय आपात लगते हैं। तो कह रहे हैं कि संविधान में जो 252 में लगता है वो उसके उस समय हमारा कौन सा राइट जो है वो चलता रहता है। तो उसमें राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसका सही जवाब है हमारा राइट टू लाइफ। हमने पढ़ा भी है आर्टिकल 21। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग देखें तो अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। आप बताओ ये सवाल कर पा रहे? इतने बड़े सवाल तो नहीं आए है ना। तो द फंडामेंटल राइट हैव द सैंक्शन ऑफ, मूलभूत अधिकारों को किसकी मान्यता प्राप्त है? इसका सही जवाब क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ओपिनियन या फिर गवर्नमेंट। मूलभूत अधिकारों में किसको मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है कि जो सैंक्शन लगाता है वो हमारे संविधान में ये बात की गई है। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आपको ये पेपर करने के बाद आपको मोटिवेट होगा, जो आपके डर हैं वो कम हो जाएंगे। भाई ये तो मुझको सब आते ही हैं। देखो एक बड़ा सवाल आया हुआ है लेकिन इसमें कुछ दम नहीं दिख रहा है हमको, लग रहा है हैबियस कॉर्पस पे पूछा हुआ है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अच्छा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं हैबियस कॉर्पस मीन्स क्या है भाई? बंदी प्रतिरक्षण का मतलब क्या समझते हैं आप? इनलीगली डिटेन किए जाएं। ठीक, तो जहां आपको ऐसे सवालों को करने के लिए जहां आपको इनलीगली डिटेन शब्द मिले वहीं चल, या अनलॉफुल अरेस्ट, अनलॉफुल डिटेंशन जो शब्द मिले वहीं हम लोग चलेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ कहाँ पाते हैं भाई? तो देखो यहाँ पहले ऑप्शन में दिया है कि इनलीगली डिटेन, तो बस हमको अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। क्या सही हो गया? ऑप्शन पहला सही हो गया। कौन सा? हैबियस कॉर्पस में। तो इसका अगर हम लोग पढ़ के देखें तो पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? बंदी प्रतिरक्षी का रिट जारी करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो अगला सवाल पूछा है कि द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अगेंस्ट। तो जो हमारा रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिषेध की रिट जारी की जाती, किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो इसमें सभी लोग अपना जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या है बालक? न्यायिक है ना, या फिर अर्ध न्यायिक, प्रशासनिक या न्यायिक जो होते हैं, या फिर केवल प्रशासनिक अधिकारी, या प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन 2 ये हमारा इसका सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे चढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है भाई कि अगला बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो हमको पढ़ना पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी में क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो हम देखेंगे भाई हमारा देखो 51 में क्या है भाई? ये देखो हमारा हर जगह सेफ गार्ड, 70, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा है। हमारा इसमें ऑप्शन 20 है ना, सेकुलरिज्म, ये बात नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक, पंथ निरपेक्षता या फिर क्या धर्म निरपेक्षता कहें, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमने पढ़ रखा है ना। ये अभी आपसे पूछा जाएगा कि सेकुलरिज्म क्या है, तो सेकुलरिज्म हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, ओके। आगे सवाल में हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक सिद्धांतों की प्रकृति का वर्णन करता है? तो भाई कौन है? दे आर पॉजिटिव, जो हमारा DPSP है वो कहता क्या है? दे आर द नेगेटिव इंजंक्शन, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड दे आर जस्टिसिएबल। तो हमने ये इसके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा है, किस तरीके किस नेचर का होता है। तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा? ये कैसे नेचर के भाई? दे आर पॉजिटिव इन नेचर, है ना। 21 हमारा क्या हो जाएगा? सकारात्मक। सरकार को क्या दिया जाता है भाई? सकारात्मक निर्देश दिए जाते हैं कि आप क्या क्या काम करेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। 22 पूछा द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अबाउट्स। तो कह रहे हैं कि जो निर्देशात्मक सिद्धांत हैं संविधान में किस विषय पर मौन है? कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पर, एडल्ट एजुकेशन पर, लिविंग वेजेज ऑफ वर्कर पर, लीगल एड टू द पुअर। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो बताओ भाई कौन सा? एडल्ट एजुकेशन। मतलब यहाँ नहीं कहा गया है कि भाई कि सारे जो एडल्ट लोग हैं, जैसे कि जो 50 साल के हो गए, 35-40 साल के हो गए, उनको एजुकेशन कंपलसरी किया गया नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी किया गया है। ठीक, तो ये बातें नहीं दिखती, बाकी हमको सब दिखता है कि भाई सारी चीज़ें बाकी हमको DPSP में दिखती हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन रिकमेंडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू इंश्योर, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सिविल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो किसको सिक्योर करता है भाई? सिविल जो हमारा एक सिविल संहिता है, आप बताएंगे मुझे जो सिविल संहिता है ये किसकी सिफारिश करता है? इसका सही जवाब है बालक, ये हमारी राष्ट्रीय इंटीग्रल नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर लें या फिर राष्ट्रीय अखंडता की बात करता है कि भाई हम एक भारत बनाना चाहते हैं। ये हमारे प्रेम्बल का भी उद्देश्य है, साथ ही साथ हमने एक लॉ बना रहे हैं। हम लोग पर्सनल लॉ हमारे पास बहुत सारे हिंदू के अपने हैं, मुस्लिम के अपने हैं, सिख के अपने, ईसाई के अपने, इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि एटलीस्ट पर्सनल लॉ भी एक हो। इस वजह से वो जो हमारा ये आर्टिकल 44 है, धारा अनुच्छेद 44, इस वजह से रखा गया है। ठीक, इसको हमने पढ़ भी रखा है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल ऐसे नहीं आएंगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं, सवाल बड़े अच्छे आए हैं। अब देखो अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इज। तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि भाई संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पपेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तोता बोलते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ रखी है। ठीक, मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करता है। तो लेकिन हाँ, एग्जीक्यूटिव का प्रमुख यही है, जो कार्यपालिका है सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। कहाँ पे? केंद्र पे। यही स्टेट की बात होती तो हमारा क्या हो जाता? गवर्नर। क्या हो जाता? गवर्नर। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल पूछा कि द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन पर हम लोग प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? तो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, दोनों सदन के लोगों द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सदन के दोनों सदन इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस आपने पढ़ा है 61, है ना, ये सब पढ़ा है 61, आर्टिकल 61 है ना। हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। हम लोग जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनको निर्वाचन कैसे होता है? तो देखो हम लोग उसको पढ़ रखे हैं, लोकसभा राज्यसभा के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाय द इलेक्टेड कंसिस्टिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जहाँ हमको लोकसभा राज्यसभा दिखेगी वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बताओ भाई लोकसभा राज्यसभा कहाँ दिख रही है हमको? कहाँ दिख रही है? एक, हाँ, तो देखो बाय द इलेक्टेड कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लोग यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो ये क्या होंगे भाई? दोनों सदन को जो निर्वाचक मंडल होगा, मतलब सर लोकसभा और प्लस राज्यसभा। ठीक, ये दोनों लोग। आगे चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कह रहा है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं भाई। तो उपराष्ट्रपति क्या है भाई? संसद के किसी भी सदन का सदस्य? ये तो नहीं है। राज्यसभा का सदस्य? नहीं है भाई। संसद के पृथक स्कंद है? नहीं है। तो संसद का सदस्य नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है कि भाई वो संसद का सदस्य नहीं होता है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? डी है। अब अगला सवाल देखो, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहे हैं जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को कार्यमुक्त कर सकता है, किसकी सिफारिश पर? कौन कहेगा तो वो ऐसा करेंगे? ठीक, तो उसमें है कि अपने विवेकाधिकार पर या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक, मंत्रिपरिषद आप पढ़ रहे हैं, मंत्रिपरिषद हमने पढ़ा है कि जो सरकारें होती हैं उनके सरकार में जो अच्छे लोग होते हैं या जो जिनको प्रधानमंत्री चाहता है उनको मंत्रिपरिषद में रखता है। तो ये देखो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की इच्छा से लोग आते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जाते भी हैं। तो याद रखिएगा, है ना। तो देखो इसका नाम ही है मंत्रिपरिषद। तो याद रखना, ये मंत्री कौन है भाई? जिनको प्रधानमंत्री चाहते हैं। अगर स्टेट की बात करें तो जिनको आपके सीएम चाहते हैं वही लोग रह सकते हैं, अदरवाइज मंत्रिपरिषद में हटाने और लाने का काम इन्हीं का है। मोहर किसकी लगती है? मोहर हमेशा राष्ट्रपति की लगती है। 29 में कह रहा है कि भाई आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, कह रहा है कि हमारा जो संसदीय पद्धति है किस पर आधारित है। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप भी इसको सवाल को लगा रहे होंगे। इससे ये होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक, ओके। अभी मैं बताऊंगा कि आपके कितने स्कोर हों तो बहुत अच्छा होता है ना। अगर आपने इतना स्कोर किया तो बहुत अच्छा स्कोर किया। तो देखो आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, तो कह रहे कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, यूनिवर्सल एडल्ट प्राइज पर, फ्रेंचाइजेस पर, या फिर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन पर, मेल फीमेल चाइल्ड फ्रेंचाइजेस पर, या फिर मेल फ्रेंड। ये किस पर है भाई?
हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम किस में है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पर है ना। ओके, तो हमारा वयस्क मताधिकार पर ये सिस्टम काम करता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सोल पावर टू द कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट विथ, सरकार पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण का एकमात्र दायित्व किस पर होता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। सरकार पे होने वाले व्यय पर नियंत्रण किस पर दायित्व होता है भाई? संसद पर, प्रधानमंत्री पर, लोकसभा पर या फिर वित्त मंत्री पर? इसका सही जवाब क्या है? ये हमारा संसद के पास होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि भाई हमारे पास फंड्स जो होते हैं, हमारे पास जो कंसोलिडेटेड फंड हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि हैं, इनसे पैसा निकालने के लिए हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, जो हमने एग्जाम उसमें पढ़ रखा है ठीक से, है ना। चलो फिलहाल ये बड़ा छोटा सवाल था। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े सवाल आ रहे हैं। ऐसे कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। देखो 31 में जो सवाल पूछा गया है कि क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव टू बी डिसाइडेड बाय, कह रहे हैं जो संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल है, अयोग्यता संबंधी जो विवाद है उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय पर संबद्ध सदन के स्पीकर या चेयरमैन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर लोकसभा के स्पीकर द्वारा। तो हमने ये बात आपको बता रखी है। ये कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? ये राष्ट्रपति करते हैं, जैसा निर्वाचन आयोग बताता है। ठीक, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कि द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर का सवाल कह रहा है कि द लोकसभा एंड राज्यसभा शैल सिट जॉइंटली, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? अब इसमें ऑप्शंस हैं। कब होती बालक? ये बालक हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कब होती है। जब पार्लियामेंट खुश ना हो, जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, किसी बात के लिए एग्री नहीं होते हैं, तो उनको एक और मौका दिया जाता है कि एटलीस्ट क्यों ना हम लोग उनको एग्री करा लें, यही बात होती है। तो इसमें देखो कि कहाँ कहाँ ये दिया गया है, ऐसे ऑप्शंस कहाँ दिखे? तो ऑप्शन यहाँ 2 में दिया है कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ द हाउसेस, जब दोनों सदन सहमत ना हो किसी मुद्दे को लेकर, तब हमारा क्या होता है? एक कंबाइंड, है ना, एक कंबाइंड मीटिंग होती है। ठीक, तो उसको हम लोग इसके विषय में 108 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल जो है हमारा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, तो जो हमारा मेंबर है राज्यसभा का, उसको हम लोग कितने दिनों के लिए इलेक्ट करते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जीवन भर के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए या 2 ईयर्स के लिए। तो क्या जवाब सही है इसका? हम लोग कब तक उनको नियुक्त करते हैं? तो ये हमारा सही जवाब है, हम लोग उनको 6 साल के लिए नियुक्त करते हैं। कितना? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको 6 साल के लिए चुना जाता है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबने अच्छे से किया होगा, है ना। अगले सवाल की ये अगला सवाल करेगा, नॉर्मल टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस इज, तो बताओ भाई गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल है, उस कितने साल तक रहता है? 3 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, या फिर जैसा हमारा विधायक का समझे। तो बताओ भाई राज्यपाल का क्या कार्यकाल होता है? इसके विषय में हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, सारा काम है भाई, स्टेट के सारे काम इसी के मुहर पे होते हैं। मैंने पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं कि भाई जितने भी स्टेट के काम हैं सब किसकी मुहर लगती है? गवर्नर्स की। भाई गवर्नर कहेगा तो बात बनेगी। तो बताओ भाई ये कितने साल तक रहता है, कितने साल तक अपने पोस्ट पर रहता है? तो इसका भी वही टेन्योर है कि ये 5 साल तक अपने पद पर रहता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु होल्ड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, कि भाई जो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? अब इसमें तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि बहुत टफ हो गया ना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो भाई जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा पावर है। किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, है ना। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है और किसी के पास नहीं है ना। तो देखो बालक बताओ, आप इसमें कुछ दिक्कत हो रही किसी को? नहीं, है ना। आगे चलो, आगे भी सवाल देखते हैं। हाँ देखो, फिर पूछा है द अथॉरिटी टू द रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट रेस्ट विद द, कह रहे हैं कि राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का जो अधिकार है किसके पास है भाई? जो हाई कोर्ट के क्षेत्र कितना होगा, कहाँ तक होगा, ये किसके पास पावर होती है? भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, किसके पास होती है ये पावर? हमने राष्ट्रपति को दे रखा है। किसके पास दे रखा है? हमने राष्ट्रपति को दे रखा है कि कितना एक्सटेंड बढ़ाया जाएगा, कितना कम किया जाएगा। ठीक, अगला देखो सवाल,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहे कि भारत संविधान में क्या है भाई, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट। ठीक, तो हमने ये बात तो पढ़ रखा है कि भाई 254 याद आ रहे हैं सभी को, 256, 255, जहाँ हम लोगों ने स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी। तो यहाँ देखो सीधा सवाल आपको 3 लिस्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा सर, ये सेंटर और स्टेट की पावर क्या है, 3 लिस्टों में डिवाइडेड है। ठीक, तो इसमें कोई बहुत पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो संविधान में बात होगी। ठीक, ओके, जब आर्टिकल पूछेगा तो आप 245, 246 बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 हम लोग देखें, द प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाई। तो कह रहे हैं कि जो संविधान में, सब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि संविधान संशोधन विषय का प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं कहाँ, केवल जनता द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, या फिर राज्य की विधायिका और संसद द्वारा, या केवल संसद द्वारा। तो हम लोग कौन करता है भाई ये सब अमेंडमेंट, आपने पढ़ा है सभी ने, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई 368 याद आ रहा है सभी को। तो ये कौन करता है पता भाई, केवल संसद करते थे अमेंडमेंट वाले प्रोसेस। 368 में किसको पावर है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक, संसद को ये पावर दी गई। अब 39 में भी देख लेते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया गेट देयर फंड्स मेनली फ्रॉम द। जो पंचायती राज जो होते हैं कोषों की प्राप्ति उनको कहाँ से होती है भाई, स्वैच्छिक दान से, संपत्ति कर से, स्थानीय करों से, सरकारी अनुदानों से। तो हम लोग जो पंचायती राज होते हैं इनसे स्थानीय करों से ये लोग पैसा वसूलते हैं। कहाँ से, स्थानीय करों से, साथ ही साथ कुछ फंडिंग वगैरह भी होती है। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कहाँ से इनको कर मिलते हैं, तो ये कर हमारे स्थानीय करों से मिलते हैं। ठीक, लास्ट एक सवाल देख लेते हैं, ये मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड्स ऑफिस। तो जो हमारा यूपीएससी के मेंबर हैं वो कितने साल तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं भाई, तो यूपीएससी के सदस्य जो हैं, यूपीएससी यहाँ सी बना लेंगे, है ना। ठीक है, ये आपको यूपीएससी पूछा, यूपीएससी है। तो इसका सही जवाब क्या है, द टर्म ऑफ 5 ईयर। ये कब तक रहते हैं भाई, ये 5 साल के लिए। कितने साल के लिए रहते हैं, ये 5 साल के लिए रहते हैं। कितना, देखो यहाँ ऑप्शन बी। ठीक, तो ये देखो ये पूरा आपका जो सेक्शन हम लोग देख रहे थे, जीके वाला सेक्शन है ना, अगर हम लोग सही से देख पा रहे हैं तो जीके वाला सेक्शन अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा था तब भी सिलेक्शन अगली बार बच्चों के हो गए, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से आपने देखा कि लगभग 30 सवाल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 30 सवाल आए। तो 30 सवाल यहाँ से, और बाकी हम लोग आगे भी चलेंगे, जो 50 सवाल हमारे लीगल के हैं, तो 80 सवाल ऐसे ही हो गए थे। तो जिनके बच्चों के मैथ और थोड़ा रीजनिंग ठीक थे उन्होंने अच्छा गेन कर लिया था, है ना। तो अगर आपने इस पूरे अभी सीरीज में अगर आपने 30 सवाल सही किए हैं तो आप बहुत अच्छा किए हैं ना। अगर आपने 30 सवाल सही कर लिए हैं पूरे, भी हम लोग पूरा जो बात की है, तो आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्कोर है। आप ऐसे ही कंटिन्यू करें। अब थोड़ा डर कम करिए। अब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल आए नहीं हैं जो हमने पढ़ा नहीं है या जो आप कर नहीं पाएंगे। बस आप रिवाइज ज़रूर करके जाएं जो लेक्चर्स आपने देखे हैं। जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं लेक्चर्स, मैराथन में भी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख कर जा सकते हैं। बस आप रिवाइज करके जाएं, बस रिवाइज करते रहिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे बुक बता दी जाए, तो बुक मैंने पहले भी आपको सजेस्ट की है। ये सारे सवाल आप अगर रेड बुक ले लेते हैं जो किरण की आती है, या फिर लूसेंट की जो बुक आती है उसको भी ले लें और उसी को पढ़ें। ठीक, बाकी अन्य बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने पहले से भी जो जीके या जीएस की बुकें पढ़ी होंगी वही बुक आपको पढ़नी है। ये चाहे आपकी ये एयू एलएलबी की बात हो, या फिर आपके जो सीयूटी पीजी एलएलबी की बात हो रही है, जहाँ बीएचयू डीयू जैसे संस्थान हैं, उनमें एडमिशन के लिए भी आपको यही बुकें फॉलो करनी है। बाकी आप अगर क्लासेस अटेंड कर रखे हैं तो क्लास को रिवाइज करें, साथ ही साथ बुकों को फॉलो करें। बाकी रिवीजन पर मेन फोकस आपका होना चाहिए, बाकी और किसी तरीके की टेंशन न लें। आप अच्छा करके आएंगे, फोड़ के आएंगे, एकदम अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, बाकी और सेक्शंस पर भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, सारे सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक, आपको मोटिवेशन बूस्ट हुआ होगा, मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका मोटिवेशन कैसा है, अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ताकि मुझे लगे कि भाई आप मोटिवेट हुए हैं, आप अच्छा करेंगे। ठीक, तो जैसा भी आपको, जैसी आपकी फीलिंग्स हो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। ठीक, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।